वेलकम ऑल। आज हम बीएड का फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर नंबर 3 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है सारा कुछ लर्निंग और टीचिंग प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, इस बारे में बताया गया है। इसके मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि और थ्योरी के पेपर हैं 100 मार्क्स के आपका पेपर होता है, उसमें 20 जो है इंटरनल और ये थ्योरी का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। तो टाइम आपका रहेगा 3 घंटे और जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो कंपलसरी होगा, मतलब उसमें से कोई इंटरनल चॉइस नहीं आएगी। 4 क्वेश्चन होंगे, वो शॉर्ट नोट, डेफिनेशन इस टाइप की आ सकते हैं। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो देखिए, पहला जो इंटेलिजेंट गेस कह लीजिए या सैम्पल पेपर कह लीजिए, उसमें पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसका ए कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं शॉर्ट में आउटलाइन देती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और आराम से आप इस वीडियो को देखने के बाद पास होने लायक मार्क्स तो एक दिन में ही ले लेंगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है 3 टीचिंग में सबसे टॉप की टीचिंग होती है। मीन्स जो सबसे बेसिक लेवल होता है वो हमारा मेमोरी लेवल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और सबसे ऊपर वाला रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले हम मेमोरी लेवल पे किसी भी चीज़ को बस स्मृति स्तर पे मतलब उसको याद करते हैं, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उस चीज़ को समझते हैं। जैसे टेबल्स हैं, बच्चा बोलता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन उसको ये इसका मतलब नहीं पता होता मेमोरी लेवल पे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसको पता चलता है कि 2 का डबल 4 होता है, 3 टाइम्स उसका 6 होता है, ये चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हमारी कैपेबिलिटी हो जाती है। इसी चीज़ का, इसी नॉलेज का, वो ज्ञान का सहारा लेते हुए कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 गुना 6 होता है, वो इस चीज़ को अपनी दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकता है और प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। फिर उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा होता है, जो कुछ दिखा करके, प्रदर्शित कर करके किया जाए, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये पढ़ाने का एक मेथड है। जैसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपको पता है, लेक्चर मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, और भी बहुत सारे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो लेक्चर मेथड की कंपैरिजन में या फिर एक्सपेरिमेंट मेथड के कंपैरिजन में बेटर हो सकता है, क्योंकि लेक्चर में सिर्फ बोला जाता है और सुना जाता है, एक्सपेरिमेंट में बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है कि दोनों की शॉर्ट कमिंग्स को, लेक्चर और एक्सपेरिमेंट की मेथड की शॉर्ट कमिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए एक बीच का रास्ता अपना लिया जाता है, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। साइंसेस के सब्जेक्ट में हम जनरली इस मेथड को यूज़ करते हैं, वैसे तो किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हो सकते हैं, स्मार्ट टीवी हो सकता है, कंप्यूटर, नेट, कुछ भी, जो भी हमारे आईसीटी के हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उनको हम पढ़ने में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिविटी हो, मतलब जिनका एक ही आंसर निकलता हो। ये नहीं है कि अगर कुछ ठीक है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, पूरा ठीक है तो 3 या 4 मिलेंगे। अगर बिल्कुल ठीक आंसर है तो उसके जितने भी निर्धारित किए हुए हैं नंबर 2 मिलेंगे या 1, जितना भी निर्धारित किया। अगर गलत है तो बिल्कुल 0 मिलेगा। मतलब इसमें पेपर इवैल्यूएटर जो है उसकी सब्जेक्टिविटी नहीं होती कि हाँ उसकी फीलिंग्स या कुछ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट
दिए होंगे ज़रूर, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह, या क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप्स होते हैं, मैचिंग वाले होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। इसमें ठीक चीज़ है तो ठीक रहेगी, गलत है तो गलत रहेगी। ये नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कह रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कह रहा है, तो कुछ बीच के नंबर दे दिए, कुछ कम दे दिए, कुछ ज़्यादा नहीं। गलत है तो गलत 0 नंबर, और ठीक है तो 1 नंबर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग मतलब एक अच्छी टीचिंग कौन सी होती है? टीचिंग और लर्निंग दोनों का ही सेम उद्देश्य होता है। जब अच्छी लर्निंग होगी तो ऑब्वियस है कि टीचिंग भी अच्छी होगी। तो जब समझ आए बच्चे को, जो भी टीचर समझाना चाह रहा है, बिहेवियर में चेंज हो बच्चे के, तो क्या कहलाएगी? एक अच्छी टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है ब्रेन में कुछ स्टॉर्म सा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, टीचर कोई भी ऐसा टॉपिक दे देता है जिससे कि बच्चों के माइंड में जो आइडियाज़ हैं उनका स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आए। कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं क्लासरूम में, और मान लो ब्लैक बोर्ड पे कोई भी प्रॉब्लम लिख दी टीचर ने, और फिर उसके रिगार्डिंग बच्चे डिफरेंट अपने सॉल्यूशन, अपने व्यूज़ देते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक या कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद है मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होती है कि हम कैसे कैसे सीखते हैं, उसके लिए एक जो ग्राफ बनाया होता है उसको लर्निंग कर्व कहते हैं। कब स्टेबल होती है, कब क्या होती है ये। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ गुड टीचिंग। ये करेक्टरिस्टिक और मेरिट्स वही है गुड टीचिंग, कि अच्छा पढ़ाना कब माना जाएगा? जब हमारे को लर्निंग के जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आई जो है, एक्सप्लेन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल मैंने अभी बताया, बेसिक लेवल होता है टीचिंग का, जिसके अंदर सिर्फ जो तथ्यों को हमें स्मृति स्तर तक ही बच्चों को वो करवाना होता है, बस रटने पर बल दिया जाता है। इसमें टीचर जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करता समझाने वगैरह के लिए, लेकिन ये अदर लेवल ऑफ टीचिंग के लिए एक बेस का कार्य करता है। विदाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वी कांट गो फर्दर, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते। व्हाट इज़ मेंट बाय टीम टीचिंग? अब टीम टीचिंग का कंसेप्ट ना स्टूडेंट्स गलत हम समझ जाते हैं। टीम में ये नहीं है कि ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाना। इसमें टीम जो है टीचर्स की टीम होती है, जो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कोई टॉपिक किसी को अच्छे से आता है, तो कोई टॉपिक किसी टीचर अच्छे से समझा सकता है, तो वो सब मिलके एक टीम की तरह उस सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ाते हैं। टॉपिक में भी आगे सब टॉपिक्स जैसे टीचर्स ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा टीम टीचिंग। फिर है कंस्ट्रक्टिविटिज्म। क्या है कंस्ट्रक्टिविटिज्म? ये कहता है बच्चों कि जो भी नॉलेज होती है हम खुद से अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये है कंस्ट्रक्टिविटिज्म। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। क्या होती है ग्रेडिंग? आपको पता है, मार्क्स ना दे करके ग्रेड्स देना, ABC। ये आपने सब ने अपना CBSE या हरियाणा बोर्ड का जो भी 10th 12th वगैरह पास करी होगी, तो आजकल जो ग्रेड्स देते हैं वही है ये ग्रेडिंग सिस्टम। फिर है उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ई जिस भी वर्ड के आगे आ जाता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक साधन के हेल्प से हम जब भी लर्निंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, या शॉर्ट में ई लर्निंग। तो अभी जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो भी एक ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। लिमिटेशंस ऑफ ICT। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ई लर्निंग भी इसी में ही आती है। तो इसका क्या लिमिटेशन हो सकता है? जैसे अब मैं आपके सामने फेस टू फेस नहीं हूँ, वर्चुअल मतलब एक्सपीरियंस रहता है, जो तारतम्यता, जो एक रिलेशन बिल्डअप हो पाता है आमने सामने, वो चीज़ हम इसमें
आभासी क्लासरूम्स में हम नहीं कर सकते, या और आईसीटी की जो भी मशीन्स की जो हम कमियां बता सकते हैं, या जो भी आपके माइंड में आता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कोई बिजली से चलता है, या जो भी आपको रिलेटेड कमियां दिखती हैं, आप ये इसमें लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि ये भी 16 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन जो होते हैं आपके आते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। बड़े क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। तो नेचर के अंदर हम पूरा इसमें अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये 16 मार्क्स का है, कि नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, जिसके अंदर हम नैरोअर मीनिंग में लेंगे कि जो सिर्फ हम फॉर्मल सेटिंग्स में टीचिंग करते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड जगह हो, कोई फिक्स्ड टाइमिंग हो, वो होती है फॉर्मल टीचिंग, या फिर नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग है ये। और इनफॉर्मल जो टीचिंग होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, मतलब हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें ये नहीं है कि फ़िक्स टाइम में ही सीखेंगे या फ़िक्स जगह पर बैठ के ही सीखेंगे, तो होती है इनफॉर्मल टीचिंग। तो नैरोअर मीनिंग में हो गया कि फॉर्मली, और जो ब्रॉडर मीनिंग है उसमें हम इनफॉर्मली फॉर्मली कैसे भी हम सीख सकते हैं। टीचिंग जो है एक इसका करेक्टरिस्टिक हो सकता है, पहले बाइपोलर प्रोसेस मानते थे टीचिंग को, मतलब इसके अंदर 2 पोल्स हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट, लेकिन अब ट्राइपोलर प्रोसेस जो है बन गया है। थर्ड जो पोल है इसमें, इसको हमने करिकुलम को थर्ड पोल माना है, टीचर और स्टूडेंट के बाद। फिर उसके बाद आता है कि टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। टीचिंग जो है एक मोर मैच्योर पर्सन से लेस मैच्योर पर्सन, मतलब जिसमें कम नॉलेज है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ हम बात कर रहे हैं, उसमें दूसरे जो जिसको कम नॉलेज है उसको स्किल या कुछ सिखाने की बात हो रही है यहाँ पे, वो टीचिंग होती है। और उसके अलावा टीचिंग जो है एज वेल एज साइंस है, मतलब कला भी हो सकती है और साइंस भी। आर्ट का मतलब कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी हम स्किल सीखते हैं, टीचिंग जो पढ़ाने का तरीका वो आर्ट है, तो टीचिंग एक कला है। और साइंस किस चीज़ को कहते हैं हम, जब उसमें कोई भी चीज़ किसी भी काम को हम जब साइंटिफिक तरीके से करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, उसके अपने एक डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, उसको कहते हैं हम साइंटिफिक वे। तो टीचिंग भी एक क्या है, साइंटिफिक वे में होती है, इसलिए टीचिंग को हमने साइंस माना है। इसमें ना आप मॉरिसन की H.C. मॉरिसन की जो डेफिनेशन है कि टीचिंग एक ज़्यादा मैच्योर पर्सन से लेस मैच्योर पर्सन के बीच का एक रिलेशन है, या जो सिखाता है, ये वाली डेफिनेशन है ना मॉरिसन की और एक एनल गेज की भी है मेरे ख्याल से, वो आप डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाएं। फिर उसके बाद है टीचिंग जो है वेल प्लान्ड होती है। टीचिंग में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अपनाया जाना चाहिए। टीचिंग फैक्टर क्या जो है टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, इसमें सोसाइटी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, क्लास में कैसा एनवायरनमेंट है, या बच्चे का खुद का कैसा इमोशनल, फिजिकल या मेंटल लेवल है, या इंडिविजुअल उसकी क्या विशेषताएं हैं, या टीचर का कैसी पर्सनालिटी है, या जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, करिकुलम है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उसके बाद टीचिंग है। इसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, टीचिंग अलग चीज़ होती है, इंस्ट्रक्शन अलग, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में किसी स्टूडेंट को कहती हूँ स्टैंड अप, वो भी एक इंस्ट्रक्शन है ना, अनुदेशन देना, बाहर जाओ, वो भी एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन टीचिंग क्या होता है, उसमें तो स्किल्स सिखाना भी हो सकता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर आप बच्चे को नॉलेज भी दे रहे हैं, उसके एटीट्यूड भी बदल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बहुत सारा, मतलब एक वाइडर कंसेप्ट है टीचिंग, और इंस्ट्रक्शन एक
नैरोअर कंसेप्ट है। उसके बाद है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, इसमें ना एक्चुअली वन साइडेड या कह सकते हैं कि बायस्डनेस ज़्यादा होती है इंडोक्ट्रिनेशन में। जैसे मान लो जैसे ये आपने सुना है ना रिलीजन में, जैसे कई रिलीजियस जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, धर्मांतरण जो मतलब जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। वो उनका क्या है कि बिलीफ सिस्टम को चेंज करके कि मतलब ये रिलीजन बेकार है, ये रिलीजन अच्छा है। तो इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, मेंटल जो उनका सोचने का तरीका है उस चीज़ को बदला जाता है, तो वो है इंडोक्ट्रिनेशन। ट्रेनिंग में होता है जिसमें भी हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं, वो हमारी चीज़ होती है ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री मतलब पहले, इंटर मतलब बीच की, और पोस्ट मतलब बाद की। तो टीचिंग के 3 फेसेस होते हैं। प्री एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव होने से पहले, मतलब कि क्लासरूम टीचिंग से पहले जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, जो भी टेक्निक्स, जो भी हमने प्लान करना है अपनी टीचिंग को लेकर के, उससे पहले जो भी तैयारी करनी है वो फेज़ कहलाएगा हमारा प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। इंटरएक्टिव होगा ड्यूरिंग द टीचिंग। ठीक है, जैसे हम क्लास में जाएंगे, कैसे साइजिंग ऑफ क्लास करेंगे या डायग्नोज करेंगे, मतलब कि कैसे स्टूडेंट्स हैं, कितने पानी में हैं, जो हम टीच करेंगे, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स या मेथड्स सोचे थे उनके बेसिस पे हम जो भी टीच करेंगे वो हमारा इंटरैक्टिव फेस कहलाएगा। उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेस होता है टीचिंग करने के बाद, जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, जो भी हम ओरली सुन रहे हैं, या जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हमने टेस्ट लिया, बच्चों को नहीं अच्छे से हमें रिज़ल्ट मिला बच्चों का, फिर उसके बेसिस पे हमने क्या चेंजेस करे पढ़ाने के उसमें, तो ये सब आएगा हमारा पोस्ट एक्टिव फेस में। तो ये सब डिटेल में आपको डिस्कस करना है तीनों स्टेजेस में या तीनों फेजेस में टीचिंग के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। मैंने आपको बता ही दिया है कि वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। यहाँ आप मेरे को ना कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ABCD जो हम सीखते हैं वो कौन से लेवल की टीचिंग होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं तीनों, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव। और इसके अलावा मुझे बताइए जो रिसर्च करते हैं उसमें कौन से लेवल की टीचिंग होती है। उसके बाद आएगा हमारा व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरीज ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब फॉर्मल एंड डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। की थ्योरीज हमें बताते हैं क्लासरूम में कैसे टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। तो 3 टाइप की जो थ्योरीज हैं, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स या रूल्स या इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे होती है उसके जो नियम हैं, या ये गाइड करता है कि टीचिंग लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव में टीचिंग कैसी हो रही है, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, या हाउ टीचिंग इज़ हैपनिंग इन क्लासरूम, जो एक्चुअली कैसे होती है वो डिस्क्रिप्टिव। और नॉर्मेटिव में कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द गोल्स, कैसी होनी चाहिए, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, ये सब है नॉर्मेटिव। क्वेश्चन थर्ड यूनिट सेकंड जो है हमारी स्टार्ट होती है। उसमें क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरी लर्निंग, डिस्कस अबाउट बेसिक प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल फॉर टीचर। इसके साथ ही एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि टीचिंग मॉडल क्या होते हैं और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये एक्चुअली इस यूनिट में मॉडल्स की बात करी गई है, टीचिंग मॉडल्स की। मॉडल क्या होता है, कोई प्रतिरूप, मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। हम जैसे कोई भी क्लास में कोई भी चीज़ का मॉडल दिखाते हैं, छोटी चीज़, जैसे मान लो ताजमहल के बारे में बता रहे हैं एसएस में, वहाँ तो जा नहीं सकते तो छोटा उसका प्रतिरूप लेके आते हैं। ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है मॉडल का। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका 16 मार्क्स का, तो ये चीज़ मॉडल को आप पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो वो मॉडल जो है वो अलग कंटेक्स्ट में हालांकि यूज़ हो रहा है, लेकिन वो ये चीज़ आप ब्रीफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है कि एक और मॉडल क्या होता है, आदर्श, है ना। मेरा तो ये रोल मॉडल है जिसको आप कह सकते हैं। एक मॉडल वो टाइप का होता है। एक होते हैं टीचिंग मॉडल, मतलब टीचिंग के अंदर हमने क्या मॉडल लिया हुआ है उसको फॉलो करके हम
अपना टीचिंग करते हैं, उसके अंदर फोकस किस पे है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है उस मॉडल का, उसमें कंसेप्ट को अटेन कराने पे हमारा फोकस रहेगा, या मास्टरी बच्चे को करवाने पे हमारा फोकस रहेगा, या कोई और स्किल पे हमारा फोकस रहेगा, क्या सपोर्ट सिस्टम रहेगा, मतलब क्या हेल्प लेंगे हम, क्या उसमें मेथड्स रहेंगे टीचिंग के, या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, या स्टूडेंट का क्या रोल होगा, या टीचर का क्या रोल होगा। तो ये डिफरेंट ना मॉडल्स हैं टीचिंग के। तो टीचिंग मॉडल जो हम यूज़ करते हैं इसमें बेसिकली होता है एक ब्लूप्रिंट कह लो, या एक हमारा प्लान होता है जिसके ऊपर हम चल के अपनी टीचिंग करते हैं, वो है हमारे टीचिंग मॉडल। जैसे मास्टरी लर्निंग मॉडल है, मास्टरी लर्निंग मॉडल में क्या होता है, हम बच्चे को मास्टरी सिखाते हैं। मतलब ये मॉडल ये मानता है कि 100 में से अगर बच्चे ने 40 मार्क्स लिए और 60 नहीं लिए, या जो भी पासिंग मार्क्स है 35 मार्क्स लिए और बाकी के नहीं लिए 65 मार्क्स, तो उस टीचिंग या लर्निंग का कोई यूज़ नहीं है। ये मॉडल कहता है कि जो पूरा करिकुलम फ्रेम किया गया है, पूरा जो भी ताम झाम ऑब्जेक्टिव जो भी बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि बच्चे को 100% जो है कंटेंट पे मास्टरी हो, बच्चा सब कुछ पूरा 100 का 100 सीखे। तो ये मॉडल ये कहता है कि हमें ये नहीं देखना कि कितना टाइम लग रहा है, हमें ये देखना है कि मास्टरी हो रही है या नहीं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर पहले बनाया जाता है बच्चे को, मान लो 50% अचीव हो गया, फिर कोशिश करी जाती है, जो भी कमियां देखी जाती हैं या जो भी हेल्प ली जाती है सपोर्ट सिस्टम में, चाहे वो एक मॉनिटर की हेल्प ली जाए या अलग से ट्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि अलग से टीचर टाइम देगा उसको बच्चे को। तो इस तरह कर करके उस बच्चे को 100% जो है कंटेंट पे मास्टरी कराई जाए, ये है मास्टरी लर्निंग मॉडल। और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हमारा मेन फोकस रहता है बच्चे को किस तरीके से कंसेप्ट अटेन कराना है, मतलब कंसेप्ट कैसे समझाना है। ब्रूनर द्वारा दिया गया ये मॉडल है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, और मास्टरी लर्निंग जो है ब्लूम द्वारा दिया गया मॉडल है। उसके बाद हमारा आता है डिस्कस द मेथड ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग मैंने जैसे ही आपको पहले भी बताया कि पूरी जो टीचर्स की टीम होती है वो मिलकर के बच्चों को पढ़ाती है कोई भी टॉपिक। इसके अंदर डिफरेंट टीचर्स की जो भी मास्टरी है, उनकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, वो उनको पढ़ाते हैं, और एक अलग सा डिफरेंट सा माहौल बनता है जो परंपरागत या जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे हटकर जो बोरियत होती है वो भी टीचर के पार्ट पे या स्टूडेंट के पार्ट पे वो कम हो जाती है, या टीचर का जो है बर्डन कम हो जाता है, या नया तरीका है तो डिफरेंट इनोवेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे और टीचर दोनों ही इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये टीम टीचिंग की आप यहाँ पे यूज़फुलनेस दिखा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से मेथड होता है। उसके बाद है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए लेक्चर मेथड। गुड मेथड ऑफ टीचिंग, देखो किसी एक मेथड को हम गुड मेथड नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट किसी मेथड से समझ आ रहा हो सकता है कोई सब्जेक्ट किसी अलग मेथड से समझ आ रहा हो। अब लेक्चर मेथड की जहाँ तक बात है, लेक्चर मेथड की अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डीमेरिट्स हैं। हर चीज़ की आपको पता है कि विशेषताएं भी, खासियतें भी होती हैं, मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती हैं। इसी तरीके से लेक्चर मेथड जो है इसकी भी अपनी ये खासियत है कि सिलेबस जो है बहुत कम टाइम में बस बोलना है और बच्चों को सुनना है, बहुत जल्दी सिलेबस पूरा हो जाता है। तो लेक्चर मेथड में बहुत ज़्यादा साधनों की भी ज़रूरत नहीं रहती, बस टीचर जो है ज्ञान की बाल्टियाँ उड़ेलता रहता है और स्टूडेंट चाहे वो पैसिवली या एक्टिवली लिसनिंग करता रहता है। तो ये है लेक्चर मेथड। उसके बाद हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शन एनालिसिस। देखो टीचिंग कब बेहतर होती है, कोई भी टीचिंग इफ़ेक्टिव कब होती है, जब क्लासरूम में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, मतलब स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो टीचिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी जहाँ वन वे कम्युनिकेशन हो, मतलब बस टीचर बोलता जा रहा है, डर के बच्चे बैठे हैं, वो टीचिंग कभी भी बेहतर नहीं मानी जा सकती। इफ़ेक्टिव टीचिंग को अगर मेजर करना है तो आप
इंटरेक्शन को देखें कि बच्चे और टीचर कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए, मतलब गहन रूप से अध्ययन करने के लिए फ्लैंडर नाम के इंसान ने फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस नाम का कंसेप्ट दिया। और इसके अंदर ना अलग अलग कैटेगरीज़ दी गई हैं, 10 कैटेगरीज़ दी गई हैं, जिसमें कि कुछ एक कैटेगरीज़ हैं जिसमें कि टीचर बोलता है, कुछ एक कैटेगरीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट बोलता है। तो जैसा मैंने बताया, हर मेथड के अपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। इसके अंदर भी जैसे कोडिंग दी गई है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इनमें अलग अलग मेरिट्स ये हैं कि किसी भी क्लासरूम के इंटरेक्शन को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी मेजर कर सकते हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होती है, मतलब बहुत तरह के बिहेवियर होता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है। इसमें हर तरीके की एक्टिविटी को जो है नंबर या स्थान नहीं दिया गया, और हर जो एक्टिविटी है क्लासरूम में उनको कवर नहीं किया गया फ्लैंडर ने। उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ मेंट बाय लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज भी कह सकते हैं, या बिहेवियर में चेंज कह सकते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं। स्किल में चेंज जो भी है हमारा, वो लर्निंग होती है। लर्निंग मतलब कुछ भी सीखना। आपको ये पता है, बड़ा ही कॉमन टर्म है ये। फैक्टर्स क्या होते हैं लर्निंग के? जो टीचिंग के फैक्टर्स होते हैं ना, वही लर्निंग के होते हैं, क्योंकि लर्निंग एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड। मतलब अच्छी टीचिंग हो रही है तो अच्छी लर्निंग होगी। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट पे हैं, चाहे वो करिकुलम के पार्ट में, चाहे वो मेथड के पार्ट में है, चाहे स्टूडेंट मेंटली प्रॉब्लम में है, या फिज़िकली कुछ इल है, या टीचर के पार्ट पे, या टीचर की पर्सनालिटी में कोई कमी है, या कंटेंट मटेरियल, उसको सब्जेक्ट मटेरियल पे उसकी मास्टरी नहीं है। तो जो भी ये टीचिंग के जो फैक्टर्स थे वो हम सब लर्निंग में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविटिज़म। कंस्ट्रक्टिविटिज़म क्या होता है? इसको रचनावाद भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। कंस्ट्रक्टिविटिज़म ये मानता है कि इंसान जो है, या एक बच्चा जो है, खुद से अपनी नॉलेज को एनवायरनमेंट के से इंटरेक्ट करके खुद ही क्रिएट करता है, अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है। क्रिएट से ही रचना, कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, कंस्ट्रक्टिविटिज़म जो है लिया गया है। आपने पियाजे की थ्योरी सुनी होगी, ये भी इसी पे बेस्ड है, या वाइगॉट्स्की की। आपके ये कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिविटिज़म। फिर उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट नीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना, आप कई बार बोलते होंगे। एग्जैक्टली क्या होता है? क्या मन में आया आपको इवैल्यूएशन सोच के कि कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं वो है इवैल्यूएशन? नहीं। जैसे हमने कोई टेस्ट लिया बच्चे का, या कोई पेपर हुआ, ठीक है, उसको परीक्षण, हिंदी में टेस्ट को एग्जैक्टली बोलते हैं, एग्ज़ाम, परीक्षा लेना, है ना। तो जैसे मान लो मार्क्स आए बच्चे के 90 मार्क्स, तो क्या वो इवैल्यूएशन हुआ? नहीं। उसके अंदर तो हम सिर्फ क्वांटिटी को देख रहे हैं कि 80% 80 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए। लेकिन जब हम क्वालिटी को भी देख रहे हैं साथ में, उसका पूरा मूल्य आंक रहे हैं कि बच्चे ने जो 90% मार्क्स लिए वो कैसे लिए, और ओवरऑल उसके हर एस्पेक्ट को देखेंगे कि वो बच्चा इमोशनली कैसा है, सोशली कैसा है। तो ये सब कुछ इवैल्यूएशन में आता है। मेरा कहने का मतलब है एग्ज़ामिनेशन, टेस्ट, ये सब चीज़ें जो है इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। इवैल्यूएशन एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, जहाँ टेस्ट और ये सब इसके पार्ट्स हैं। फिर डिफरेंट टाइप का इवैल्यूएशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि मीनिंग, टाइप, स्टेप्स, मेरिट, डिमेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, अच्छा ये नीचे दिया हुआ है, एक्सप्लेन फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये बाद में दिया गया है। तो इवैल्यूएशन हो गया हमारा। डिफरेंट टाइप का इवैल्यूएशन यही होते हैं, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव। उससे पहले हम एक बार ये क्वेश्चन ले लेते हैं,
क्वेश्चन 5 का जो और में है, एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग, टाइप, स्टेप्स, मेरिट, डिमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? इसमें जो है ज़्यादा हम अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं और सेंसेस में भी देख कर हम ऑब्ज़र्व करके जो है बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की मेरिट्स ये हैं कि जो चीज़ हम देख के खुद आँखों से ऑब्ज़र्व करके इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो कानों से सुनी हुई बात पे उतना हम यकीन नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्वेशन मेथड एक अच्छा मेथड इसीलिए माना जाता है। और इसमें टाइप क्या हो सकती हैं? एक तो हो सकती है कि पार्टिसिपेटरी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटरी, मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम, मतलब मान लो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ हम खेलने लग गए, तो ये होगा पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। एक है ऑब्जर्वेशन हम जब दूर से बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसकी मेरिट्स तो मैंने बता दी। डिमेरिट का यही है कि इसमें ना बच्चों को जब ये पता चलता है कि वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो उनका आर्टिफिशियल बिहेवियर हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में ये डिमेरिट हो सकती है। उसके अलावा है फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जब हम पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तब उस टाइम पे जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ भी अगर हमें लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है या रिज़ल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहे, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को, टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। और समेटिव मेथड कौन सा होता है? जो एट द एंड ऑफ जो भी हमारा सिस्टम है, एनुअल सिस्टम या एनुअल सिस्टम है, मान लो साल के अंत में जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसको हम समेटिव कहेंगे। जो भी टर्म एंड एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है। उसमें सुधार के चांसेस नहीं रहते। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जैसे अपने यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, जैसे साल के एंड में तो ये हो सकता है कि बच्चा ने पूरे मेहनत करी हो और साल के एंड में बीमार हो जाए, और फिर उसका रिज़ल्ट तो आपको पता ही है कि क्या होगा। इसीलिए बार बार टेस्ट लेना या यूनिट टेस्ट या सितंबर एग्ज़ाम, 6 माही, तिमाही जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोज करना, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना कि क्या प्रॉब्लम है, इसी तरीके से टीचर भी डायग्नोज करता है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट की लर्निंग क्यों नहीं हो रही, क्यों अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कहाँ दिक्कत है। तो ये जब डायग्नोज होता है तो इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रेडिंग सिस्टम और कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ग्रेडिंग सिस्टम हमें पता है जो भी मेंटल प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था। पहले होता था कि मार्क्स का सिस्टम, है ना, तो ग्रेडिंग सिस्टम ABCD, जैसे मैंने अभी पहले भी छोटे क्वेश्चन में बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो मेंटल प्रेशर को बच्चों के रिलीज़ करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था। डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स जो होते हैं वो यूज़ में है अभी। और ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है और जहाँ 60% से लेके मान लो 70% के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं, तो बच्चे वो कंपैरिजन नहीं कर पाते और मेंटल प्रेशर नहीं रहता। ये इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया था। इसके नुकसान भी हैं कि बच्चे इसके कारण ना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारा ग्रेड तो लगभग सेम ही रहेगा, तो ये नुकसान भी हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम का। उसके अलावा हमारा है कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, शॉर्ट में इसको CCE भी कह देते हैं। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार, मतलब इवैल्यूएशन जो है हमारा लगातार होता रहे, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट होते रहेंगे तो लर्निंग बेटर होती है। इसीलिए आपके UTs वगैरह होते हैं स्कूल में। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट या एक ही एरिया ना देखा जाए बच्चे का, बल्कि फ़िज़िकल, इमोशनल, सोशल जो भी एरियाज़ हैं पढ़ाई के साथ साथ उन सबको भी ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए इवैल्यूएशन किया जाए। ये है हमारा कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।